हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज हम 12वीं कक्षा इतिहास का दूसरा लेसन, जिसका नाम राजा, किसान और नगर है, उसके दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं? अभिलक्षण किसे कहा जाता है? जो प्रशासन में पद होते हैं, पोस्ट होती है, अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें अभिलक्षण कहा जाता है। और अभिलेख किसे कहा जाता है? अभिलेख वे चट्टानें या पत्थर होती हैं जिन पर राजा, मंत्रियों या अधिकारियों के नाम और उनके कार्यों को तिथि सहित खोद कर लिखा जाता है। यह अभिलेख इतिहास को बताने में बहुत अधिक कारगर साबित होते हैं। उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। मौर्य साम्राज्य भारत में प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो है वो अधिक वर्षों तक शासन में रहा और इसके राजा चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद सम्राट अशोक भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। ये ऐसे राजा थे, ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने जीवन में जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उन सब को लगभग जीता, उनमें विजय हासिल की और अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन में उचित अधिकारियों की व्यवस्था की। अब इसके अभिलक्षणों की चर्चा निम्नलिखित है। सबसे पहले है राजा। तो मौर्य राज्य में प्रमुख स्थान राजा का ही होता था। राजा पूरे राज्य के प्रशासन का मुखिया होता था। अर्थशास्त्र में भी लिखा है राजा ही राज्य है, मतलब राजा द्वारा किया जाने वाला न्याय और फैसला ही सबको मान्य होता था। दूसरा पॉइंट है मंत्री परिषद। राजा अकेला कभी भी कोई कार्य नहीं कर सकता था। पूरे राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए मंत्री परिषद का होना अनिवार्य था। चाणक्य ने भी कहा कि रथ केवल एक पहिए से नहीं चलता, इसलिए राजा को मंत्रियों की भी नियुक्ति करनी चाहिए। और मंत्रियों में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री, पुरोहित और सेनापति होते थे। इसके अलावा समाहर्ता, जिसे कि वित्त मंत्री कहा जाता था, और संधिदाता, जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था, जो सारे धन का हिसाब किताब रखता था, वे भी मंत्री होते थे। तीसरा पॉइंट है प्रांतीय प्रशासन। प्रांत किसे कहते हैं? राज्यों को। तो राज्यों को या प्रांतों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनमें भी इन व्यवस्थाओं को चलाया गया। और उस समय जो प्रांत थे उनको किन किन भागों में बांटा गया? 5 प्रांत थे और 5 भागों में उनको बांटा गया। सबसे पहले उत्तरापथ में कंबोज, गंधार, कश्मीर, अफ़गानिस्तान और पंजाब आदि शामिल थे और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। पश्चिम प्रांत, इसमें काठियावाड़, गुजरात से लेकर राजपुताना और मालवा आदि थे। इसकी राजधानी उज्जैनी थी। दक्षिण पथ, इसमें विंध्याचल से लेकर दक्षिण में मैसूर, जो कि कर्नाटक में है, उसका सारा प्रदेश शामिल था और इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। कलिंग, इसमें दक्षिण पूर्वी का उड़ीसा का क्षेत्र शामिल था, जिसमें दक्षिण की ओर जाने के महत्वपूर्ण स्थल
व समुद्री मार्ग थे। इसकी राजधानी तोशाली थी। प्राशी पूर्वी प्रदेश मगध और समस्त उत्तरी भारत का प्रदेश था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और मुख्य रूप से यह सम्राट के नियंत्रण में थी। प्रांतों का शासन राजा का प्रतिनिधि करता था, जिसे वायसराय भी कहा जाता था। उसे कुमार और आर्यपुत्र भी कहते थे। चौथा पॉइंट, नगर का प्रबंध। अब जिस प्रकार राज्य का प्रबंध करने के लिए राज्य प्रशासन बनाया गया, मंत्री परिषद की नियुक्ति की गई, उनको समितियों में भी बांटा गया ताकि नगर का प्रबंध सुचारू रूप से चल सके। तो नगर के प्रबंध में पहली समिति वह थी जो शिल्प उद्योगों का निरीक्षण करती थी। शिल्प मतलब वे लोग शिल्पकार होते थे जो पत्थरों को काट कर उन्हें एक आकर्षक रूप प्रदान करते थे। और पहली समिति शिल्पकारों के अधिकारों की रक्षा भी करती थी। दूसरी समिति यह विदेशी अतिथियों के बारे में जानकारी रखती थी कि उनका सत्कार हुआ या नहीं, उनके आवास की व्यवस्था ठीक है या नहीं, आदि सभी कार्य जो है वो दूसरी समिति करती थी। तीसरी समिति के पास जनगणना और कर निर्धारण के लिए अधिकार था। जनगणना मतलब पूरी जनता की गिनती करना और कर लगाने का कार्य तीसरी समिति के हाथ में था। चौथी समिति के ऊपर व्यापार की देखभाल की जिम्मेदारी थी। इसका मुख्य कार्य काम और तौल के बट्टों का माप और उसका निरीक्षण करना था और बिक्री का आयोजन भी करती थी, मेले लगते थे। पांचवी समिति का कार्य यह था कि वो घरों में बनाई जाने वाली वस्तुओं का क्रय और विक्रय का निरीक्षण करे और यह भी देखे कि कोई व्यापारी वस्तुओं को मिलावट करके ना बेचता हो। छठी समिति, इसका कार्य होता था टैक्स की वसूली करना। जो वस्तु जिस कीमत पर बेची जाती थी उसका 10वां भाग दुकानदार को टैक्स के रूप में जमा करवाना होता था। असमान शासन व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य बहुत अधिक विशाल साम्राज्य था। यह धरती के विस्तृत भाग पर फैला हुआ था, जिसके कारण इतने बड़े राज्य को संभालना बहुत ही कठिन था। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो दूर दूर स्थानों का राज्य था, वहाँ के लोगों ने अपने आप को इससे मुक्त करवा लिया और इसके विरोध में खड़े हो गए। छठा पॉइंट, आवागमन की सुव्यवस्था। मौर्य साम्राज्य में लोगों के आने जाने के लिए भूमि का प्रयोग और जल मार्ग का प्रयोग किया जाता था। अशोक के राज्य में अधिक दूरी होने के कारण अशोक ने कई रास्तों पर धर्मशाला या सराय बनवाई, कुएं खुदवाए और पेड़ आदि लगवाए थे। सातवां पॉइंट है धम्म महामात्र।